हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11th। जी हाँ, क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड, रसायन विज्ञान कर रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। जी हाँ, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में हम समझने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्लांक का नियम कि प्लांक है उन्होंने क्या अपना नियम दिया था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसकी कणीय प्रकृति के बारे में क्या कुछ नियम दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन ने क्या कहा था कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वह कणीय रूप में होती है। ठीक है, तो न्यूटन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जो प्रकाश का जो प्रक्रम है या प्रकरण है वह कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है, कणीय होती है। तो लिख लीजिए, न्यूटन के अनुसार सबसे पहले हम न्यूटन की बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश प्रक्रम, जो प्रकाश प्रक्रम है वह क्या होता है, वह कणों से मिलकर बना होता है। प्रक्रम कणों से मिलकर बना है। प्रकाश प्रक्रम किससे मिलकर बना है? जी हाँ, कणों से मिलकर बना है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि कणों के रूप में अगर हम प्रकाश का उदाहरण लेके हम कि जिससे हम यह साबित कर सकें कि जो किरण है, प्रकाश है, वह कण है, तो उसके रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, क्या होता है, जो हम कह सकते हैं कि प्रकाश है उसका जो परावर्तन होता है वह क्या है, एक कणीय रूप दर्शाता है। प्रकाश का परिवर्तन क्या दिखाता है कि वह किसके मिलकर बना है, एक कणों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह भी किससे बता रहा है कि वह कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जो न्यूटन थे उनके अनुसार प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूटन ने अपना नियम दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले नियम के बारे में। इसको अच्छे से हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। उसके बाद हाइगेंस आए। हाइगेंस ने भी क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वह कणीय रूप में होता है। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। जो हाइगेंस थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था, लिख लेते हैं। हाइगेंस, ठीक है, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत भी कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो कण है वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो हाइगेंस ने क्या कहा था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिख लीजिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए, बात गौर करने की, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकाश है वह कणों से रूप मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो हाइगेंस थे उन्होंने कहा जी नहीं, यह तो किससे मिलकर बना है, एक तरंग के रूप में है। तरंग हमने पढ़ी थी किस प्रकार से चलती है, तरंग जिगजैग फॉर्म में चलती है, तो वो हम अच्छे से जान चुके हैं। तो जो हाइगेंस थे उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकाश है वह क्या होता है, कण तरंग के रूप में चलता है। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने प्रकाश को तरंग बताया था। इतने लिख लेते हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। तरंग, क्योंकि इनके बारे में अपने सिलेबस में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातचीत है वह हम यहाँ पर कर लेते हैं, जो विस्तार से पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर, उदाहरण के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन। वह क्या दर्शाता है कि प्रकाश किस रूप में है, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश यहाँ पर तरंग के रूप में है। और इसके अलावा हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो आप कैच लाना आवश्यक नहीं है, व्यतिकरण भी लिख सकते हैं। व्यतिकरण को आप अच्छे से समझिए। व्यतिकरण का प्रभाव भी क्या बताता है कि जो हमारा प्रकाश है वह तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ उदाहरणों को समझ सकते हैं जिनकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश है वह किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ पे तरंगों की तरह व्यवहार करता है। तो हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश को क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को, गर्म करने पर पिंडों से जो विकिरण उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा किसी चीज़ को गर्म कीजिए, दीवार अगर आप बहुत अधिक धूप में देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से कुछ रेखाएं गमन करती है। जब आप बहुत दूर देखने की प्रकाश के करते हैं कोशिश, तो आपको कुछ तरंगे दिखाई देती है। ठीक है, तो वो तरंगे दिखाई देती है, वही उसी का उदाहरण यहाँ पर गर्म करने पर या बहुत अधिक गर्मी होने पर क्या कर सकते हैं, पिंडों से विकिरण का उत्सर्जन या उत्पत्ति भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा और क्या उदाहरण ले सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश है तो विद्युत प्रभाव की घटना होती है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, आपने देखा होगा किसी चीज़ पर प्रकाश डालते हैं तो वह धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं। तो वह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रकाश
वैद्युत प्रभाव की घटना, वैद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना भी यह क्या बताती हैं कि यह किसके रूप में व्यवहार कर रहा है यहाँ पर, कि एक किरण के रूप में हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि किरण के रूप में व्यवहार कर रहा है। उसी तरह से हम एक और उदाहरण को अच्छे से समझना चाहिए, जो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम का प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है, अवशोषण रेखाएं स्पेक्ट्रम में आती है। तो अवशोषण रेखाएं स्पेक्ट्रम में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि वह किसकी तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, एक विकिरण के रूप में बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन को रेखीय स्पेक्ट्रम के अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले जाना था कि जो प्रकाश है वो विद्युत विकिरण है, वो कणीय प्रकृति के बारे में न्यूटन का नियम देखा। उसके बाद हमने तरंग सिद्धांत देखा। तरंग सिद्धांत में क्या बताया, हाइगेंस ने कहा था कि तरंग की तरह व्यवहार करता है। उसके में विवर्तन देखा, व्यक्तीकरण देखा, गर्म करने पर पिंडों से विकिरण की उत्पत्ति को हमने समझा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को देखा, हाइड्रोजन को रेखीय स्पेक्ट्रम का अवशोषित रेखीय स्पेक्ट्रम देखा। जल्दी से नोट कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम आदर्श पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कृष्णिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आदर्श पिंड को अच्छे से समझेंगे, कृष्णिका को अच्छे से समझेंगे। आदर्श पिंड हम कह सकते हैं कि एक इस प्रकार का पिंड है, या तो वो समस्त प्रकार को क्या कर लेगा, उत्सर्जित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, या समस्त प्रकाश को वापिस लौटा देगा। इस प्रकार का एक पिंड है, वही क्या कहलाता है, आदर्श पिंड कहलाता है। मतलब उसके वह आदर्श है। हमने सुना होगा, आपने सुना होगा आदर्श गैस। तो उसी प्रकार से इस प्रकार का कुछ वस्तु जो बिल्कुल अच्छा हो, अपने आप में परफेक्ट हो, उसे क्या कह सकते हैं, आदर्श पिंड कह सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं आदर्श पिंड की। आदर्श पिंड कृष्णिका, ऐसा पिंड जो समस्त विकिरण, उसके ऊपर जो भी विकिरण कर रहे हैं, उन सभी विकिरणों को या तो अवशोषित कर ले या उत्सर्जित करते हैं, या तो अपने अंदर सोख ले। जैसे आपने सुना होगा जो काला रंग है वह क्या करता है, सभी विकिरणों को अंदर अपने अंदर सोख लेता है, जबकि सफेद रंग है वो सभी विकिरणों को क्या कर देता है, वापिस उत्सर्जित कर देता है। ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो आदर्श पिंड पर भी यही लागू होता है। इस प्रकार का पिंड या तो सभी चीज़ों को अवशोषित कर ले या उत्सर्जित कर सके, ऐसे पिंड को कृष्णिका पिंड या आदर्श पिंड कहते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी आदर्श पिंड की। इसकी ज़्यादा परिभाषा के अलावा इसको कुछ नहीं आपको याद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ देख लीजिए, परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, पिंड को गर्म करने पर वह अपने भीतर से विकिरण उत्सर्जित करता है। तो आपने देखा होगा किसी चीज़ को आप जब क्या करते हैं, बहुत अधिक गर्म कर लेते हैं। आपने इसी प्रकार से उदाहरण के रूप में जैसे रोटियां बनाते हैं, तो तवा होता है, उसको क्या करते हैं, बहुत अधिक हीट देने पर वह क्या करता है, अपने अंदर से विकिरणों को उत्सर्जित करेगा। और खाना किससे पकेगा, उन विकिरणों की सहायता से खाना है वो क्या होता है, तैयार हो जाता है, मतलब पक जाता है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके लिए। इसी और उदाहरण के रूप में लोहे को ही ले लेते हैं। लोहे को गर्म करना, किस प्रकार से हम इसे समझते हैं, लोहे को गर्म करना। तो आपने देखा होगा जब लोहा है वह थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, जैसे जैसे वो थोड़ा सा गर्म होता है वह हल्का गुलाबी दिखाई देने लग जाता है। कैसा दिखाई देता है, हल्का गुलाबी दिखाई देता है पहले पहले वह, लेकिन जब उसे थोड़ा सा और हीट दिया जाता है, थोड़ा सा और जब गर्म किया जाता है, वह लाल लाल रंग का दिखाई देने लग जाता है, लाल रंग का दिखाई देने लगा। लाल रंग से भी और उसे लगातार ऊष्मा देते रहें। आप जानते हैं जो लोहा होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है मतलब क्या, बहुत अधिक टेम्परेचर देने पर वह क्या होता है, गलित होता है, द्रव अवस्था की तरफ प्रस्थान करता है, ठीक है। तो जैसे उसका रंग लाल हुआ और उसे थोड़ी हीट दे तो वह कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अगर सफ़ेद होने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं कि मेरे को तो हीट देनी देनी है इसको, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, वह नीला हो जाएगा। और जब वह नीला हो जाएगा उसके बाद वह क्या करेगा, द्रव अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हम एक लोहे के पिंड को गर्म करने पर अपने भीतर से, आप देखेंगे आप इसके भीतर से जब यह नीली अवस्था में होगा, बहुत अधिक विकिरणों को क्या कर रहा होगा, उत्सर्जित कर रहा होगा। वैसे आप वैसे छू तो आप इसी अवस्था में नहीं छू सकते, इसको हल्की गुलाबी को ही नहीं छू सकते, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा वह बहुत अधिक हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कणीय रूप के लिए हमने वैज्ञानिक है वह है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था, जो विकिरण है, प्रकाश है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने नाम दिया, क्वांटा कह लीजिए, फोटोन कह लीजिए या क्वांटम कह लीजिए। उन्होंने क्या कहा, ये छोटे छोटे कण है ना, उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि एक क्वांटा है और ये किसके रूप में, पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, मतलब बहुत से कण एक साथ पाए जाते हैं। इसी नियम को देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा था, जो प्लांक थे उन्होंने कहा था, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लांक किस जो मत की जो कह सकते हैं कि तरफ थे, वह मत यह था कि यह एक कण से बनकर बना होता है, ना कि विकिरण से। इन्होंने कण का समर्थन किया था, समर्थक थे कि यह कण से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कण को क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, वो अच्छे से इन्होंने कहा था फोटोन भी कहते हैं।
ठीक है, यह कण ऊर्जा का एक बंडल होता है, मतलब ऊर्जा का एक बंडल होता है जो प्रकाश के वेग से गति करता है। यह बात भी ध्यान रखना है कि जो एक फोटोन है वह प्रकाश के वेग से गति करने वाला है। ठीक है, एक जो बंडल है वह किस वेग से गति करता है, प्रकाश का जो चाल है उससे गति करता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। अब इनके नियम के कुछ हम बात कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, किसी वस्तु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से नहीं होता, मतलब सतत रूप से नहीं होता, लगातार एक जैसा नहीं होता रहता। सतत का मतलब क्या है, लगातार होते रहना, मतलब एक समान होते रहना, उस तरह से नहीं होता। सतत रूप से ना होकर के वह क्या होता है, असतत रूप से होता है, मतलब कभी कम ऊर्जा उत्सर्जित हो गई, कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हुई, कहीं ऊर्जा का उत्सर्जन हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या, सतत रूप से नहीं होता है, अपितु असतत रूप से ऊर्जा के जो पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, ऊर्जा के पैकेटों को उन्होंने या तो क्वांटा कह दीजिए, क्वांटम कह लीजिए, फोटोन कह लीजिए, या भी कह सकते हैं। इन्होंने उनके नाम दिए थे। अब बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, विकिरण ऊर्जा द्वारा आवर्ती के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, जो विकिरण ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो विकिरण ऊर्जा है उसको जो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांक है उन्होंने विकिरण ऊर्जा को किस प्रकार से यहाँ पर जो सिंबलाइज किया है। तो यहाँ पर आप यह भी कह सकते हो कि एक बंडल क्वांटम की ऊर्जा। ठीक है, विकिरण ऊर्जा का मतलब ये है ना, एक बंडल क्वांटम की ऊर्जा से मतलब ले रहे हैं। तो एक बंडल क्वांटम की ऊर्जा को हम किससे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे ई से दर्शा सकते हैं। ऊर्जा किस किस समानुपाती है, आवर्ती के। आवर्ती के लिए यहाँ पे जो निशान लगाया इसे कहते हैं न्यू। आप इसे नोट कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इसे न्यू के सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ई समानुपाती न्यू, इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और इसको दर्शाना चाहें, किस प्रकार से आप इसको और दर्शा सकते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, आप यहाँ पर ई बराबर एच म्यू। यहाँ पर एच की अगर हम बात करें, एच का उपयोग करें हम, या एच यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। ठीक है, आज यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक के रूप में हमने लिया है। प्लांक नियतांक लिया है तो इसका कुछ मान भी होगा। जी हाँ, इसका मान भी होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, या जूल सेकेंड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जूल सेकेंड लिख लीजिए, मतलब एक ही बात है दोनों की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लांक नियतांक होता है, उसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इसको हम और रूप में दर्शाना चाहें, एक और रूप में इसको दर्शाना चाहें, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो बंडल होते हैं प्रकाश के वेग से गति करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के वेग को हम किस प्रकार से सिंबलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे ये अथवा लगा लीजिए, ई बराबर एच स्थिरांक या नियतांक का नियतांक, और जो म्यू है आवर्ती है। आवर्ती क्या होती है, प्रकाश की चाल अपॉन लैम्डा। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा भी आप इसको दर्शा सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा आप दर्शा सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप दर्शा सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम प्लांक जो नियम है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक छोटी सी बात और रह जाती है, ये v या म्यू क्या है, तो म्यू है वह होती है प्रकाश की आवृत्ति। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रकाश की आवृत्ति है, यह क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, जिसे म्यू द्वारा सिंबलाइज किया जा रहा है। चलिए अब जल्दी से इसका नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टॉपिक हमने जान लिए थे, अब आगे और कुछ टॉपिकों की बात करें। हम पढ़ रहे हैं प्लांक के जो सिद्धांत है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पे हमने नियम में पढ़ा था कि वह इस प्रकार का कुछ पिंड वगैरह होता है जो क्या करता है, सभी किरणों को या तो उत्सर्जित कर देता है या अवशोषित कर देता है। यही हमने पढ़ा था ना प्लांक के नियम में। ठीक है, यही पढ़ा था, जो पूरी की पूरी ऊर्जा या तो क्या कर लेता है, उत्सर्जित कर लेता है या अवशोषित कर लेता है, यही पढ़ा था। तो अब जो ऊर्जा है उसके बारे में हम जानते हैं, जो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था E बराबर एच म्यू। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम किसकी बात करें, यहाँ पे एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, एन, यहाँ पर एन क्या होगा, जो हम कह सकते हैं कि उसको कोई संख्या होगी,
1 2 3 4 5 इस प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन एक और यहाँ पे बात याद रखनी है आपको, ये जो नंबर होंगे वह क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, मतलब इतने गुना। इसी का ये मतलब हो ना कि उसकी h और म्यू का मान उतने गुना हो जाएगा। 5 आकर 5 ले रहे हैं तो 5 गुना ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं। इस प्रकार से हम आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने क्या निकाल लिया, पूरा का मान निकाल लिया, अब आपको कहते हैं कि 5 गुना ऊर्जा अवशोषित है और सृजित की जा रही है, तो वह क्या हो गया, 5 से गुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एक नोट लगा लीजिए, कह सकते हैं कि कुछ छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे हम क्या करें, जो अवगाद्रो संख्या होती है, अवगाद्रो संख्या, उसके रूप में इसको सिम्बलाइज करें तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि अब यहाँ पे n की बात करें, हम n अवगाद्रो संख्या ले रहे हैं तो क्या लेंगे, Na लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, Nb। इस प्रकार से अवगाद्रो संख्या के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, हम सिम्बलाइज कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो जो यहाँ पे एनर्जी होगी, E होगा, वह क्या हो जाएगा, NaHμ। इस प्रकार से हो जाएगा NaHμ। अगर यहाँ पे अवगाद्रो संख्या का उपयोग करें तो यही हो जाएगा ना, E NaHμ। तो इसको किस प्रकार से अगर हम दर्शाना चाहें, हम कह सकते हैं कि अवगाद्रो संख्या के रूप में दर्शाएं तो hc.λ। यही होता है ना, अभी हमने पढ़ा था प्रकाश की चाल को किस प्रकार से, म्यू को प्रकाश की चाल के रूप में, हम अगर प्रकाश की चाल के चाल से गमन करता है तो इस प्रकार से भी आप इसको दर्शा सकते हैं अवगाद्रो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई का उपयोग करें, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका उपयोग किया है। तो इसको कहते हैं आइंस्टाइन ऊर्जा, या आइंस्टीन ऊर्जा भी कह सकते हैं आप, आइंस्टीन। जो कुछ बातें जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई है तो वो आपको जाननी आवश्यक है, तो उसी में कराने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वह बाय बाय एक एक करके क्लियर होते रहें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा ही स्लो चल रही है, थोड़ी सी स्पीड को आप कह सकते हैं आप बढ़ा भी सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। काफ़ी हमें इस लेसन में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, ये बात भी जानना आवश्यक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रभाव जब इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं मुक्त हो रहे हो। इसको अच्छे से परिभाषित रूप में अगर हम कहें कि जब किसी धातु पर क्या गिरे, किरणें गिरे या विकिरण गिरे, जब वह इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, किसी धातु पर जब क्या हो, विकिरण गिरे हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक धातु ली, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर क्या आई, विकिरण आई, क्या आई, विकिरण आई, ठीक है। तो किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर, विकिरण क्या है, प्रकाश ही है, बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर धातु के जो पृष्ठ है वहाँ से क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, लेकिन इस परिभाषा के रूप में नहीं बताई थी। इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की घटना है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की घटना हो रही है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसकी परिभाषा नोट डाउन कर लेते हैं पहले, फिर उसको अच्छे से विस्तार से हम समझेंगे। तो अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु पृष्ठ से इसके ऊपर गिरी है, धातु तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर गिरने के कारण मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश, क्या जैसे कोई धातु है उसके पृष्ठ पर जैसे क्या रहा है, प्रकाश डालें, तो लिखेंगे प्रकाश डालने पर धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देख चुके हैं, उत्सर्जन हो जाता है या निकल जाते हैं। तो उत्सर्जित होना लिख लीजिए, परिभाषा थोड़ी सी क्या लगे, अच्छी लगे, उत्सर्जित होना, ठीक है। अगर हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित हो रहा है, होना या होने की घटना लिख लीजिए, अच्छे से इस परिभाषा को लिख लेंगे, समझ आ जाएगी। होने की घटना को, ठीक है, होने की घटना को प्रकाश, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं,
प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो हो रहा है यहाँ पर, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या करते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड कैथोड यहाँ पे हमने लगा दिया। अब जैसे देखिए क्या है हमारा, हम कह सकते हैं निर्वात कक्ष है। क्या है? निर्वात कक्ष है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात कक्ष है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, जो धारा मापी है, धारा का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है उसे मापेंगे तो क्या लगाएंगे, धारा मापी। यहाँ पे हमने क्या जोड़ी है, बैटरी। ये हम क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, धारा मापी के सिंबल क्या होते हैं, एनोड कैथोड के लिए, बल्ब के लिए, सभी सिंबलों को हम क्लास 10th में अच्छे से पढ़ कर आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए क्या होता है जब वहाँ बाहर से कहीं से क्या कह सकते हैं हम, प्रकाश इसके ऊपर गिरता है। जब इस धातु के प्लेट के ऊपर प्रकाश गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस धातु से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होंगे और किस यहाँ पर गमन करेंगे। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, धारा मापी में हम ये जान लेंगे कि यहाँ हो रहा है, जो धातु है, जो धातु की प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अच्छे समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगले टॉपिक को क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रेक्षण किया गया तो प्रेक्षण में हमने कुछ कह सकते हैं कि रिजल्ट निकाले, निष्कर्ष निकले। उन निष्कर्षों को जान लेते हैं कि एक तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जैसे धातु की प्लेट के ऊपर जैसे ही प्रकाश डाला गया तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धातु की प्लेट पर प्रकाश डालने पर, जब धातु की प्लेट है उसके ऊपर जब हमने प्रकाश डाला, ठीक है, तो प्रकाश डालने पर जो इलेक्ट्रॉन है वह तुरंत निकलने लग जाते हैं। तो लिख सकते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है या निष्कर्षण हो जाता है, एक ही बात है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, यह तो हमारा पहला निष्कर्ष होगा। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि एक और निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है, उसकी एक निश्चित आवृत्ति, जब न्यूनतम मान तक उसकी आवृत्ति, जब जैसे ये धातु की प्लेट है इसके ऊपर निश्चित आवृत्ति में जब प्रकाश गिरना शुरू हो तब उससे इलेक्ट्रॉन को निकलना प्रारंभ होगा। तो वह जो न्यूनतम आवृत्ति है उसका जो न्यूनतम मान है, उस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, देहली आवृत्ति। तो इसकी परिभाषा को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति का, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का न्यूनतम मान, क्या कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का न्यूनतम मान से अधिक होने पर ही, न्यूनतम मान उससे अधिक होने पर ही इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। न्यूनतम मान से अधिक होने पर क्या कह सकते हैं, पर ही इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जो न्यूनतम मान है, क्या है, हम यहाँ पर बात करें जो न्यूनतम मान है उस मान को क्या कहते हैं, इस आवृत्ति या न्यूनतम मान को, इस आवृत्ति के इस न्यूनतम मान को, देहली आवृत्ति कहते हैं। परिभाषा भी आपको याद रखनी है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद हो गया वह देहली आवृत्ति की परिभाषा कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का न्यूनतम मान से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इस आवृत्ति के इस न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और निष्कर्ष पर हम बात कर लेते हैं। एक और निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी तीव्रता से आपतित प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उतनी तीव्रता से या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं, यह भी क्या याद रखने वाली बात है, लिख लीजिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित प्रकाश
कि जो तीव्रता है किस तीव्रता से वह उत्सर्जित मतलब आपतित हो रहा है, तीव्रता पर निर्भर करता है या करती है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये तो क्या हमारे निष्कर्ष थे। अब अगर हम बात करें किस प्रकार से कौन सी धातु हैं, इस प्रकार की कौन सी धातु हैं जिन पर प्रकाश गिरा, तो वह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने से क्या होगा, हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो विद्युत है उसका क्या होगा, चलन हो जाएगा, विद्युत का उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत का निर्माण हो जाएगा। तो हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जो धातु हैं वह इस प्रकार की जो कह सकते हैं हम कि व्यवहार को दर्शाती है, तो वह होती है, हम बात करें पोटेशियम, सोडियम। तो इस प्रकार की जो धातु है जो अधिक क्रियाशील होती है, वह क्या करती है, अधिक क्रियाशील धातुओं को हम पढ़ते हैं कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सीजियम है, सोडियम। ये क्या करते हैं, आग या वायु संपर्क में आती क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं और सामान्य अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत अधिक क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके उदाहरण के रूप में हम लिख लीजिए सोडियम। धातुएं इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो आप पहले इस उदाहरण है वो नोट कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, और एक और लिख लीजिए वो आपका सीजियम। तो इनका उपयोग आपने देखा होगा कि सौर लाइट बनाई जाती है, तो सौर पैनल बनाया जाता है, जो सौर प्लेट बनाई जाती है उनमें इन धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जैसे विद्युत गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं, और जैसे वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं तो विद्युत का उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से जो सौर ऊर्जा है उसका निर्माण किया जाता है, इन्हीं की सहायता से किया जाता है। तो आज की क्लास को हमने अच्छे से पढ़ा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।